हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 7 यानी इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं और हम जिस बुक को लेकर चल रहे हैं दैट इज रमेश सिंह। दोस्तों, रमेश सिंह बहुत ही उम्दा क्वालिटी की बुक है। अगर आपने इसके 21 के 21 चैप्टर पढ़ लिए तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आप आसानी से उसे क्रैक कर सकते हैं। इको के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे। तो देखो इस बुक में एक छोटी सी खामी है। देखो, हर चीज़ 100% परफेक्ट कभी भी नहीं होती है। इस बुक के अंदर देखो ये सारे टॉपिक्स हैं। हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ लिया था, फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, फिर उसके बाद वाली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ लिया। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मैंने डायरेक्टली इन टॉपिक्स को स्टार्ट कर दिया तो मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो 100% होना चाहिए वो 80% हो जाएगा। मतलब ये कि आज मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक कराऊंगा जो इस बुक में नहीं दे रखा, मैं अलग से उस चीज़ को एक्सप्लोर करके आपको करा रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। और वो आज का जो टॉपिक है वो ये कि आखिर इंडिया में इन्फ्लेशन होती क्यों है। ये देखो मैंने नोट्स बनाए, इसको आप लोग नोट कर लेना। और अगर आप ये नोट्स हमसे चाहते हो तो आप एक काम करना, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हो ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। वैसे हमने कई सारी चीज़ें निकाली हुई है, आपको हम सब कुछ बता देंगे। सुनो, आज का टॉपिक है कि आखिर हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम को क्यों फेस करना पड़ता है। सिर्फ मैं अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री, मतलब अभी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हम डेवलप्ड कंट्री भी बन जाएंगे। अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली हम बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। क्योंकि आजकल हमारी इंडिया की इकॉनमी जो है पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई, पहले से कहीं ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ों को सुधारा है। चलो, तो टॉपिक क्या है कि डेवलपिंग नेशंस को क्यों इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। अगर हम बात करें जैसे डेवलप्ड नेशन की, जैसे आपका यूएस हो गया, यूएसए हो गया, जापान, चाइना, कोरिया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी कंट्री जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है इनमें इन्फ्लेशन को लेकर इतने भारी मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते हैं। भाई, इन्फ्लेशन को लेकर हमारे यहाँ सरकारें गिर जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी इन्फ्लेशन में। ऐसा क्यों होता है, आखिर उसके पीछे के रीज़न जानने की कोशिश करो। इसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ब्रॉडली हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया इन्फ्लेशन से क्यों जूझ रही है, उसके पीछे के 3 मेन रीजंस क्या हैं और इन रीजंस को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इस तीसरे के अलावा कोई चौथा रीजन नहीं, यही 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको केस स्टडी फॉर्म में लेकर आऊंगा, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच कराऊंगा, फिर आपको थ्योरेटिकल अप्रोच पर लाऊंगा। तो देखो, सबसे पहली चीज देखो, इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। अब क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है तो उसको अपना डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। तो कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग होती है और वो डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर जाने की कोशिश करती है तो उसको अपने यहाँ पर खूब सारा प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिससे उस इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सके, वहाँ का रियल जीडीपी बढ़ सके, ग्रॉस जीडीपी बढ़ सके। इसके चलते हम खूब सारा खर्चा करते हैं। हम का मतलब है गवर्नमेंट। तो ऐसे में जो डेवलपिंग नेशंस होती है जैसे हमारे इंडिया है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खूब सारे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, जिसके तहत सरकारें खूब हाई लेवल पे खर्चा करती है। किन जगहों पर खर्चा करती है, जैसे हॉस्पिटल्स बनाने में खर्चा कर दिया, स्कूल्स बनाने में कर दिया, रोड नेटवर्क्स में कर दिया, रेलवे नेटवर्क्स, मेट्रो प्रोजेक्ट और भी कई सारे होते हैं। ब्रॉडली मैंने भी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। देखो, रोड नेटवर्क की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जब कोविड-19 चल रहा था 2020 के अंदर, जब लॉकडाउन था, भाई साहब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोड्स का कंस्ट्रक्शन इंडिया में, मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था रोड नेटवर्क के मामले में, जब हमारे यहाँ पर कोविड चल रहा था। कोविड का मतलब लॉकडाउन चल रहा था, तब हमने किया। तो देख लो हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कितने मैसिव स्केल पे होता है। तो गवर्नमेंट खूब सारा खर्चा करती है। आज आपको ये फिनोमिना जान लेना है कि 2020 में हमने कितना पैसा खर्च कर दिया, 59.37 ट्रिलियन। 2021 के अंदर 63.97 और 2022 में एक्सपेक्टेड है कि हम 70.64 तक हम अपने पास इतना खर्चा कर लेंगे। देख रहे हो ये खर्चा हर साल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एक चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ो। देखो, आपने इतनी सारी हमसे क्लासेस ली, अराउंड आपने 42 क्लासेस हमसे ली हैं, ठीक है। तो इन 42 क्लासों में आपका एनालिसिस जो स्किल है वो डेवलप हो गया होगा। कैसे, ये सोचो अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है तो अल्टीमेटली लोगों को जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेगी, बस मुझे आंसर दो। क्या लोगों को जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? यस सर, बिल्कुल जॉब मिलेंगी। तो जब लोगों को जॉब मिलेंगी तो लोगों को क्या होगा, सैलरी या वेजेस मिलेगा। जब लोगों को सैलरी वेजेस मिलेगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है, वो बढ़ेगी या कम होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, जब उनकी जेब में पैसा होगा तो खूब उनका दिल करेगा नई नई चीज़ें खरीदने का, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो मार्केट में जाके डिमांड्स करेंगे, और जब वो डिमांड करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोग इकट्ठे मार्केट में जाएंगे। तो ऐसे में जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी, यानी इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड।
यानी कि हमारे यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि जहाँ पर डिमांड क्या होगा, सप्लाई से ज़्यादा होगा। और आप ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है और उतना हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो है प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइसेस को बढ़ा देता है, और इसी बढ़ी हुई प्राइस को हम नाम देते हैं इन्फ्लेशन का। बोलो बात समझ आई। यानी कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट खर्चे दबा के करती है, गवर्नमेंट के लिए खर्चा, बट सामने वाले के लिए क्या है, इनकम का सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, उसकी जेब में पैसा आता है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, वो एक्सेस डिमांड करता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऐसे में प्रोड्यूसर को एक सेलर ओरिएंटेड मार्केट मिलता है, सेलर अपनी मनमर्जी चलाता है, प्राइसेस को बढ़ा देता है और इन्फ्लेशन जैसी नौबत आ जाती है। और इस पूरे सेगमेंट को हम अपने पास बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बताओ क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी ये जितना मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सर आप कहोगे कि सर अपनी लास्ट क्लास में बताया, तो हाँ बिल्कुल बताया, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ बल्कि इससे ज़्यादा ही बताऊंगा आपको। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है। क्लियर है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लेशन होने का दूसरा मेन रीज़न क्या है, कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन। अभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये देखो हेडिंग है हमारी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है। जब वो डेवलपिंग नेशन है तो देखो अभी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं आपसे देखो ब्रॉडली चीज़ें प्रैक्टिकल होकर पूछूँ, तो मैं अगर आपसे कहूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्या हमारी इंडिया के पास एक्सेसिव टेक्नोलॉजी है, एक्सेसिव छोड़ो, सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कि हम अपने 135 करोड़ के लोगों को सेटिस्फाई कर पाएं? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है? खुद आप सोच कर बताओ, नीचे कमेंट करो। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट होगा उतनी ही इकॉनमी आपको ज़्यादा समझ आएगी, उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप पढ़ोगे। चलो कॉमेंट आई होप आपने कर दिया होगा। तो आपके सबके कमेंट ये होंगे, हाँ कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो दूसरी कंट्री पर डिपेंड है टेक्नोलॉजी के मामले में। हमारे पास हमारी इकॉनमी को चलाने के लिए 50% टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मतलब मोर देन 50% हमें बाहर से ही डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे आप मेट्रो का प्रोजेक्ट ले लो, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, 4 बड़ी बड़ी कंट्रीज ने 4 बड़ी बड़ी कंपनियों को मिला के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। अब बात करो एयरवेज की, उसमें भी हम बाहर से टेक्नोलॉजी लेते हैं। अरे ये छोड़ो, आर्मी के अंदर जो मिसाइल्स होती हैं ये सब हम अपने पास, सुखोई विमान देखो हमने रशिया से खरीदा। अभी फाइटर प्लेन हमने कुछ साल पहले फ्रांस से खरीदा था 2020 के अंदर, 2021 के अंदर। तो ये जितने भी हम खरीद रहे हैं, ये क्या है, बाहर की टेक्नोलॉजीज़ को खरीद रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, हमें कहीं ना कहीं बाहर की कंट्रीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। किस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। बाहर से रॉ मटेरियल, जैसे अगर हम बात करें अपने पास ओपेक कंट्रीज़ की, वहाँ से हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, पर बैरल के हिसाब से 180 रुपये पर बैरल मिलता है। तो क्रूड ऑयल को खरीद के फिर हम उसमें क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तब उससे क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है उसका हम इंपोर्ट करते हैं। हम कुछ फिनिश गुड्स ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। आईफोन इज द बेस्ट एग्जांपल। इसी तरह से कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, वे प्रोटीन वगैरह हो गया, आपको पता होगा अगर आप जिम्स वगैरह करते हो तो ये सारी चीज़ें बाहर से आती है, यूएस वगैरह से। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री पर क्या है, डिपेंड है। किस मामले में, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के मामले में। तो इससे क्या होता है, हमारा इंपोर्ट बढ़ता है। और याद रखना, जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो जब हम उन्हें पेमेंट करेंगे तो हम अपनी करेंसी में नहीं करते, हमें उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। या जो हमारी टॉप 5 करेंसी है, डॉलर, यूरो, पाउंड, जैपनीज येन और चाइनीज़ रेमर्गनी, इसमें करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे फॉरेक्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है वो ड्रेन होना शुरू होता है। ड्रेन का मतलब है उसका लेवल कम होने लगता है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा हम पेमेंट करेंगे उतने ही हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा जो वेल्थ है ना, जो संपत्ति, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इस वजह से गवर्नमेंट डर जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाना शुरू कर, बैन नहीं लगाती बट हाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर देती है। अब जब गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो दो तरीके से होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को बोलते हैं नॉन टैरिफ, और क्वालिटेटिव को बोलते हैं टैरिफ, और क्वांटिटेटिव को बोलते हैं नॉन टैरिफ। मतलब क्या, देखो टैरिफ कोटा का मतलब होता है कि अगर आप बाहर से कोई सामान मंगाओगे तो हम उसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। जहां 100 रुपए की चीज़ है उसके बदले आपको 120% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी वही चीज़ आपको 220 रुपए की पड़ेगी। बात समझ रहे हो। तो जब हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्करेज होगे बाहर से सामान लाने के लिए। दूसरा तरीका गवर्नमेंट के पास ये है, अगर इंपोर्ट वो कम कराना चाहती है, वो कहेगी कि ऐसा है कि आप ना लिमिटेड ही सामान मंगा सकते हो 1 साल के अंदर। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट नॉन टैरिफ सेशन चला दे इंपोर्ट पे, तो क्या होगा, आईफोन हमारे पास मान लो 1 साल में सिर्फ 1 लाख यूनिट आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। मतलब हम क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। देख रहे हैं तो दोनों किसके लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपने इंपोर्ट को कम कर पाएँ। जब सोच के चलो, दिमाग से सोचो कि देखो प्राइस यहाँ
बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ रहेगा, क्योंकि जब आप उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो रहेगा। दूसरा, जब आपने क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाई तो ऐसा तो नहीं आप माल खरीदोगे नहीं, तो आप डोमेस्टिक मार्केट के सेलर को बोलोगे भाई ऐसे बाहर से तो माल आ नहीं रहा, या आ रहा है तो कम आ रहा है तो हमें मिल नहीं पा रहा, तो आप इस माल को बनाओ। तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि भाई ऐसा है कि लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, बाहर से आ नहीं रहा, तो इस चीज़ का फायदा उठाया जाए। वो फायदा कैसे उठाएगा? अपने गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज करके। तो अल्टीमेटली दोनों केस के अंदर चाहे आप टैरिफ लगाओ चाहे नॉन टैरिफ लगाओ, गुड्स के प्राइस अल्टीमेटली क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, और यही क्या कारण हो जाता है? इन्फ्लेशन का हो जाता है। तो यानी आपने देखा इन्फ्लेशन के पीछे के दो सबसे बड़े रीजन थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें जो गुड्स की कीमतें हैं वो क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। क्लियर हुआ? दोनों चीज़ समझ आई? तो दो रीज़न समझा दिए कि आखिर इंडिया या डेवलपिंग नेशन में क्यों महंगाई होती है। तो पहला रीज़न क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, तीसरा है इन्फ्लेशन स्पायरल। स्पायरल का मतलब होता है कि आपने वो देखा है चक्रवात नहीं कहेंगे, वो गोल गोल हवाएं घूमती रहती हैं, मुझे साइक्लोन, हाँ साइक्लोन होते हैं जो गोल गोल हवाएं घूमती रहती हैं, ऐसा स्पायरल ये बना। स्पायरल आप देखो ना, गोल गोल होती है ना, आपकी रजिस्टर का स्पायरल होता है, गोल गोल होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे जो फैक्ट्री या कंपनीज होती है उसमें जो एम्प्लॉय या वर्कर काम करते हैं, वो एक टाइम के बाद जब 2-3 साल काम कर लेते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं, अपने मालिक को बोलते हैं, सर ऐसा है इतने साल हो गए काम करते हुए, हमारी वेजेस बढ़ाओ या हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो मजबूरन एम्प्लॉयर को उसकी सैलरी वेजेस बढ़ानी पड़ती है, वरना ये ट्रेड यूनियन वाले जो लोग होते हैं ना, ये धरने पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हमें उनकी सैलरी वगैरह बढ़ानी पड़ी। जब हमने उनकी सैलरी बढ़ाई तो ऐसे में क्या हुआ? उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई मतलब इन्फ्लेशन। तो आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि पूरा खेल सिर्फ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन होने के सबसे बड़े रीजंस क्या है? सबसे पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन स्पायरल। तो अब आपको आई होप कि ये पूरी चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एडिशनल जो चीज़ बुक में नहीं दे रखी, बट मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज और ज़्यादा इन्हांस हो, तो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट और मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो, अगर मैं डायग्राम में बात करता हूँ किसकी, सबसे पहला मैं डायग्राम बना रहा हूँ डिमांड वाले फैक्टर का, जिसमें क्या हो रहा था? डिमांड जो है वो ग्रेटर देन हो रही थी सप्लाई के। तो इस वाले में क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो, ये हमारा कर्व, ओहो एक मिनट दोस्तों, ये देखो ये नीचे ना ये गीला हो गया, एक्चुअली यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, थोड़ा मैं सही कर लूँ। हाँ चलो, थोड़ा अब मेरी राइटिंग खराब है क्योंकि मैं अब इसको यहाँ पर नहीं टच करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या आती है बताओ? क्वांटिटी आती है, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी आ गई, राइटिंग भी खराब हो जाएगी इसके चलते। और यहाँ पर आपकी आती है प्राइस, ठीक है। डिमांड कर्व आपका देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है जिसको बोलते हैं डी, और सप्लाई कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होता है जिसको बोलते हैं एस। क्योंकि मार्केट में अभी डिमांड और सप्लाई को अगर हम देखें तो ये हमारी आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसे हम ओपी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को ओक्यू बोलते हैं, ठीक है। हमने कहा जो पहला वाला केस था, जो फर्स्ट वाला केस था, इसके अंदर क्या था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? डिमांड बढ़ रही थी, तो ऐसे में जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो लो भाई, डिमांड कर्व हमारा क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, डी से खिसक के D1 हो गया। तो ऐसे में अब हमारा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 पर आ गया, जहां पर हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई OQ1 और प्राइस भी बढ़ गया। हमारा मुद्दा प्राइस से देखो P से बढ़कर कितना हो गया? P1। तो आपने देखा कि किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। देखो ये महंगाई क्या हो गई? बढ़ गई, इससे बोलते हैं इन्फ्लेशन। दूसरा रीजन बताया था कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दूसरा क्या था बताओ? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एक सप्लाई ओरिएंटेड होता है। अगर हम देखें इसके अंदर सप्लायर बढ़ाने की कोशिश करता है। कैसे? सुनो, पहले एक बार डायग्राम मैं बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस, जीरो एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, अगेन यहाँ पर प्राइस आएगा, ये पी है, और यहाँ पर आपका क्वांटिटी डिमांड आ रहा है। क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई दोनों, क्वांटिटी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका एसएस क्या बन गया? सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये आ गया ई, जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ की और इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी। अब सुनो मेरी बात को, बात ये है कि देखो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है। ये देखो, ये प्लीज़ थोड़ा सा इसको इग्नोर मानना। यहाँ पर क्या होती है? कॉस्ट बढ़ती है। एक बात बताओ, आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है? लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता था कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो बीइंग अ सप्लायर उसे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वो क्या सोचते हैं? बढ़ी हुई प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा करें। अरे आप लोग सोचो ना, आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी है, आज उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही तो क्या आप बेचोगे? नहीं। जब उसकी अच्छी कीमत मिलेगी तो आप ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बेचोगे। ठीक उसी तरह सेलर ओरिएंटेड होकर सोचो, अगर प्राइस बढ़ेगी तो ही सप्लाई सेलर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रही है? कॉस्ट बढ़ रही है तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लाई बढ़ाएगा। तो जब वो सप्लाई बढ़ाएगा तो जो हमारा सप्लाई कर्व है
वैसे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बात को सुनो ध्यान से। एक चीज़ आपने पढ़ी हुई, जब भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल महंगा होता है, जब भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल महंगा होता है तो इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, जिसके चलते सप्लाई कम हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, माल को बनाने की लागत ज़्यादा आती है, तो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और कम प्रॉफिट मार्जिन पे वो क्या करेगा, सोचेगा मेरा प्रोडक्ट कम बिके और जब इसका कीमत अच्छा मिले तभी बेचूं। तो ऐसे में जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वो सप्लाई कम होती है तो ये पीछे की ओर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड S1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो बहुत ही खराब सिचुएशन है, क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस बढ़ गई। अल्टीमेटली प्राइस बढ़ना तो इन्फ्लेशन होता है और क्वांटिटी भी कम हो गई। हमें तो खैर प्राइस से मतलब है, तो दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारी प्राइस बढ़ रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, यहाँ पर हम देख रहे हैं डिमांड का बढ़ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं सप्लाई का कम होना, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो भी क्या इन्फ्लेशन होगा? चलो आप कह रहे हो तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं समझ जाता हूँ आपके दिल की बात, जो आप बोलना चाहते हो वहाँ से भी, ठीक है। आप और मेरी ट्यूनिंग भाई ऐसी है, ये जो चैनल है ये आप ही लोगों की वजह से, पहले बता दूँ मैं कि आपका इतना प्यार मिलता है और कुछ भी नहीं है। सुनो इधर, प्राइस और क्वांटिटी, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया SS, ये आपका डिमांड कर्व हो गया जिसे DD बोलते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या था, डिमांड बढ़ रही थी, तो लो भाई यहाँ भी हम डिमांड बढ़ा देते हैं, D से D1 कर देते हैं, ये लो भाई D1 और यहाँ सप्लाई क्या हो रही थी, कम हो रही थी। सेम डायग्राम में हम सप्लाई को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ये लो S1। अगर आप देखोगे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर आ गया, यहाँ पर सेम क्वांटिटी है, क्वांटिटी अभी भी OQ है, प्राइस जो पहले OP थे वो बढ़कर कितने हुए, OP1। यानी इतनी ही चीज़ जो पहले आपको OP में मिल रही थी, यानी 5 रुपये में मिल रही थी, वही चीज़ अब आपको 10 रुपये में मिल रही है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब मैंने आपको दोनों डायग्राम क्लब करके भी दिखा दिए, तो अल्टीमेटली आपने तीनों डायग्राम में ये चीज़ देखी, प्राइस बढ़ रही है। आई बात समझे? तो आई होप कि आपको ये समझ आया कि डेवलपिंग नेशंस में जो जैसे हमारी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पर महंगाई क्यों सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इवन हाइपर इन्फ्लेशन क्यों पाई जाती है। क्लियर हो गया रीज़न? चलिए ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इंडिया में इन्फ्लेशन के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। हाँ सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो, एडवांटेज भी होती हैं। एडवांटेज क्या होती है, जब इन्फ्लेशन होता है तो ऐसे में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, क्योंकि क्या होता है, सप्लायर को पैसा ज़्यादा मिल रहा है बाहर से, तो जब बाहर से पैसा सप्लायर को आ रहा है तो सप्लायर के पास पैसा आएगा, सप्लायर क्या करेगा, नई फैक्ट्री लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हाँ, इन्फ्लेशन से फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, बट एक लेवल तक। उससे ज़्यादा करोगे तो भैया इन्फ्लेशन नुकसान ही देगा। तो पढ़ते हैं एक बार एडवांटेज क्या देता है। अगर एक मॉडरेट इन्फ्लेशन हो, मतलब मॉडरेट का मतलब है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 से 6% तक महंगाई है, तो RBI खुद भी बोलती है इतना तो चलता है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं चलेगा। तो अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन होती है तो इससे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब थोड़ी सी महंगाई होगी तो लोग ज़्यादा पे करेंगे तो सामने वाले पर्सन की इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें बढ़ेंगी। मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है तो इससे रियल वेजेस बढ़ जाती है आपकी, बिल्कुल सही है। मॉडरेट इन्फ्लेशन हो तो इससे प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाती है। मान लो कहीं एक जगह चीज़ महंगी है तो दूसरी उसकी कॉस्ट रिकवरी आप कर सकते हो। अरे एक चीज़ सुनो ना, एप्पल अपने पास कई प्रोडक्ट बनाती है, एप्पल के आईफोन भी आते हैं, एप्पल के iMac भी आते हैं, एप्पल की वॉचेस भी आती हैं। अगर एप्पल की वॉचेस ने अपने प्राइस को रिड्यूस कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से अगर थोड़ा सा लॉस हो गया तो वो अपने iMac से रिकवर कर लेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन होती है तो वो क्या करती है, बाकी चीज़ों से अपनी प्राइस को रिकवर कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। इन्फ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। डिफ्लेशन का मतलब जानते होता है, डिफ्लेशन में जो आपकी डिमांड है वो कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। ये ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है कि प्रोड्यूसर ने अपने पास माल तो खूब सारा बना लिया बट खरीदने वाला कोई भी नहीं है। जैसे इस टाइम अगर हम मास्क की बात करें तो मास्क का बल्क में प्रोडक्शन हो चुका है, मास्क आपको हर जगह मिलेंगे लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी मास्क हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उनको अपने प्राइसेस को गिराने पड़ेंगे और जब प्राइस गिरते हैं मार्केट के अंदर तो ऐसे में सप्लायर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है और उसकी वजह से इकॉनमी रेसेशन में चली जाती है। तो कहा जाता है इन्फ्लेशन एक लेवल तक बेहतर है, लेकिन डिफ्लेशन की सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डिफ्लेशन जो होती है ना वो रेसेशन को जन्म देती है। तो ये एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि ये अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करवा देती है। अगर जैसे हमारी इकॉनमी के अंदर महंगाई ज़्यादा हो रही है, अच्छा मैं एक बात करता हूँ, इन्फ्लेशन रेट, लेट सपोज, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन रेट मान लो 7% है अभी इंडिया का, और बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 4.5%। तो क्या बैंक में एफडी कराना सही होगा ऐसे में? भाई आज आप 100 रुपये बैंक में एफडी के करा रहे हो, एक साल बाद वो आपको 104.5 रुपये देगा। आपने 4.5 रुपये कमा लिए 100 रुपये में, लेकिन महंगाई कितने दर से बढ़ गई? 7 रुपये से। यानी अभी आपके पैसों की वैल्यू कम हो गई। कितने रुपये से कम होगी? लेट सपोज 1.5 से कम हो गई। आप बात समझ रहे हो? मतलब इसमें एफडी कराना बेकार है। एफडी या बैंक में पैसा तभी डालो जब आपके इन्फ्लेशन रेट कम हो और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, ज़्यादा हो।
मतलब कि अगर इन्फ्लेशन रेट अभी मान के चलो 2% चला और एफडी आपको 4.5% दे, तो आपके पैसों की वैल्यू 2% से कम होगी, फिर भी आप 2.5% का गेन उठाओगे, तो अब आप एफडी करा लो। वही कहा जाता है कि जब ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है तो ऐसे में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत रिस्की हो जाती है। ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है नेगेटिवली। इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन की वजह से रेसेशन आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और लोगों की सेविंग्स कम हो जाती है। आप यहाँ देखो ना, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होगी, लोगों की कम होगी। अगर मान लो इन्फ्लेशन रेट 7%, एफडी इतना दे रहा है, तो अल्टीमेटली उनके पैसों की वैल्यू कम हो रही है ना, तो उनकी सेविंग्स की अल्टीमेट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हुआ? तो ये थे इन्फ्लेशन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बेसिकली हमें आज की क्लास में क्या सीखना था कि इन्फ्लेशन जो है वो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री उनमें क्यों पाई जाती है। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें इनिशिएट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप का नंबर सब कुछ दे रखा है, वहां पर आप हमें बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।